हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बोर्ड एग्जाम आ गया है, बहुत सारे बच्चों होंगे जिसकी तैयारी नहीं होगी एकदम। तो कोई बात नहीं, मेरा नाम फरहान जावेद, मैं आपकी तैयारी एकदम स्टार्टिंग से करवाऊंगा। और बिल्कुल डरना नहीं है, बोर्ड एग्जाम है, कोई बात नहीं। बोर्ड एग्जाम भी क्या है, समझ लीजिए कि अपने स्कूल का ही एग्जाम है। मैं आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन और इतनी अच्छे से करा दूंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये बोर्ड एग्जाम है। आप लोग सोचेंगे कि ये होम एग्जाम ही है बस। ठीक, तो इसमें क्या होगा, देखिए अभी एग्जाम के लिए एक महीना, लगभग एक महीना से कम ही मानिए, उतना टाइम है। तो उतने टाइम में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीजें पढ़ा दें। और पूरा लेक्चर देखने के बाद, यानी ये जो लेक्चर होगा, ये बेसिकली सारी थ्योरीज बताई जाएंगी। इसके बाद आपको एक लेक्चर मिल जाएगा, उसमें क्या होगा, सारे क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटी के आपके जितने क्वेश्चंस होंगे उसके सॉल्यूशन होंगे, उसको समझाया जाएगा कैसे हुआ है क्वेश्चंस। ठीक, तो कोशिश करके पूरी वीडियो देखिए और सारी चीज समझिए। तो देखिए ये जो चैप्टर है आपकी बुक का, चैप्टर नंबर 9 है। और फिजिक्स का देखेंगे तो ये पहला चैप्टर है, ठीक, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और ये हिंदी मीडियम के लिए है, ठीक, यानी यूपी बोर्ड वालों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो हमारी कभी भी आ सकती है। हो सकता है इसका सॉल्यूशन मैं आज ही रात में अपलोड कर दूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमको समझना होगा प्रकाश क्या है। ठीक, परावर्तन अपवर्तन तो बाद में देखेंगे, पहले ये समझना होगा कि प्रकाश क्या है। तो देखिए, प्रकाश वो चीज है जिसकी वजह से, यानी जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे आपको ये मार्कर दिख रहा है, ठीक, मैं सारी लाइट ऑफ कर दूं तो मार्कर दिखेगा? नहीं दिखेगा। यानी मार्कर किसकी वजह से दिख रहा है? लाइट की वजह से दिख रहा है। यानी कोई चीज है जो मदद कर रही है, वो चीज क्या है? लाइट है। लाइट हमको इस चीज को देखने में मदद कर रही है। ठीक, तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई दिख रही होगी आपको, प्रकाश एक ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। कैसे? आपका ये क्वेश्चन होगा, कैसे नहीं समझ में आया। आपके घर में पंखा होगा, ठीक, पंखा को एक ऊर्जा की जरूरत होती है। वो ऊर्जा उसको कहां से मिलती है? विद्युत से मिलती है। ठीक, आपकी बाइक है, बाइक को चलने के लिए एक ऊर्जा की जरूरत है। वो ऊर्जा उसको कहां से मिलती है? पेट्रोल से मिलती है। ऐसे ही बच्चों, एकदम ऐसे ही किसी भी चीज को देखने के लिए हमको एक ऊर्जा की जरूरत होगी। और वो ऊर्जा कहां से मिलेगी? प्रकाश से मिलेगी। ठीक, देखने के लिए एक ऊर्जा की जरूरत है। वो ऊर्जा क्या है? प्रकाश है। ठीक है, देखिए घर में पंखा चलता है, उसको एक ऊर्जा की जरूरत है, विद्युत से उसको ऊर्जा मिलती है। पेट्रोल क्या करता है? बाइक को ऊर्जा देता है, बाइक चलने लगती है। ऐसे ही प्रकाश, हम प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा की वजह से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट यही कह रहा है कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यानी इतनी तेज इसकी चाल है, इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते। दुनिया में क्या, हर जगह सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? प्रकाश की है। ठीक, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 के आगे आप 8 बार जीरो लगा दो, इतनी स्पीड होती है प्रकाश की। ठीक है, फिर प्रकाश की किरणें झुंड में चलती हैं, जिसे प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा कभी ऐसा नहीं होता कि एक प्रकाश की किरण है, नहीं होता है। जब भी आती है झुंड में बीम बना के आती है। जैसे मान लो आप टार्च जलाओगे तो देखना क्या होगा, लाइट ऐसे निकल के जाती है ना। ये एक लाइट नहीं होती, ये पूरा प्रकाश का झुंड होता है। ठीक, इसी झुंड को क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं। ठीक, देखो सब लाइट जा रही है ना, सारी बहुत सारी लाइट है, ये झुंड बना के चल रही है, इसी को बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज। यहाँ पे देखो, प्रकाश की किरणें झुंड में चलती हैं, जिसे प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं। ये झुंड में चल रही है, इसी को क्या बोलेंगे? प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे। ठीक, फिर आपका अगला पॉइंट क्या है? प्रकाश की किरणों को बाण, यानी तीर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ये जो लाइट है ना, इसको ऐसे बाण से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, ये बाण से, तीर से, प्रकाश की किरणों को तीर से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो बाण का सिरा होता है, यानी तीर का जो सर होता है, वो क्या बताता है? प्रकाश की दिशा बताता है। यानी ये इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में, ये इस दिशा में, ये इस दिशा में। ऐसा क्या है? तीर प्रकाश की दिशा बता रहे हैं। ठीक, फिर प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। अब देखिए, प्रकाश तो ऐसे माध्यम में भी गति करता है और निर्वात में भी गति करता है। जैसे यहाँ हर तरफ वायु है, हवा भरी है, हवा में क्या हो रहा है? प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना, वहां से यहाँ से हर तरफ से लाइट आ रही है, इसका मतलब प्रकाश यहाँ पे हर जगह हवा है, प्रकाश हवा में गति कर सकता है। ऐसे प्रकाश जो है पानी में भी चल सकता है, कांच में भी चल सकता है। जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये क्या है? कांच का गिलास है। ठीक, कांच का गिलास है, इसमें देखिए क्या हो रहा है, बीच में पानी है। इधर से आप टार्च जब जलाएंगे तो टार्च की रोशनी इधर से जाती है और इधर से निकलती हुई भी आपको दिखाई देगी। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये जो पार्ट है ये कांच है, ये पूरा कांच है। ठीक, यानी प्रकाश की जो किरणें हैं इस कांच से पार होकर यहाँ पे आई होंगी। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पानी है, पानी में भी प्रकाश की किरणें चली गई हैं, फिर इधर से निकलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कांच में से गई है प्रकाश की किरणें, फिर पानी में भी चल के गई है, फिर यहाँ से कांच में चल के गई है, उसके बाद बाहर निकली है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो कांच में भी चल सकती हैं, पानी में भी चल सकती हैं, वायु में भी चल सकती हैं।
और अगर कोई माध्यम नहीं है तब भी वो चल सकती है। जैसे इसको निर्वात बोलते हैं। निर्वात निर्वात ऐसी जगह होती है जहां पे कुछ भी नहीं होता, हवा भी नहीं होती। ठीक, जैसे इसका एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ। सूरज है, सूरज के चारों तरफ हमारी अर्थ जो है चक्कर लगाती है। ठीक, अब देखिए सूरज की किरणें यानी धूप सूरज से हमारी अर्थ तक आती है ना, और वो कैसे आती है? यहाँ क्या है? वायु भी नहीं है। सूरज और पृथ्वी के बीच में वायु भी नहीं है। ठीक, यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है, इसको निर्वात बोलते हैं। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता उसको निर्वात बोलते हैं, यानी वहां वायु भी नहीं है, हवा भी नहीं है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक धूप चल के आ रही है, यानी निर्वात में चली होगी तभी तो आई होगी निर्वात से चल के। ठीक, तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो निर्वात में भी चल सकती हैं। ठीक है बेटा, याद रहेगा इतना। अब प्रकाश की दो घटनाएं हैं। प्रकाश की दो घटनाएं होती हैं, एक होता है परावर्तन और अपवर्तन। दोनों इस चैप्टर में पढ़ना है। परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। परावर्तन का बेसिकली मतलब होता है बेटा टकरा के वापस आना। ठीक, और अपवर्तन का मतलब होता है किसी चीज में इंटर कर जाना। ठीक, जैसे एक यहाँ पे मैं दीवार बना रहा हूँ, ठीक है, कोई बॉल आप फेंको, बॉल इधर से फेंकोगे तो बॉल ऐसे उधर चली जाएगी, बॉल टकरा के इसी तरफ आ जाती है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे परावर्तन। और अपवर्तन किसको बोलेंगे? मान लीजिए ये कोई मीडियम है, यहाँ पे आपका कांच है, गिलास है। ठीक, अब इधर से टार्च जलाओ, टार्च की रोशनी इधर से जाएगी और इधर से निकलती हुई भी दिखाई देगी। ठीक, तो इसको बोलेंगे अपवर्तन। जब प्रकाश की किरणें एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाती हैं, यानी दूसरे माध्यम में इंटर कर जाती है, उसको बोलते हैं अपवर्तन। और यही टकरा के यहाँ से वापस आ जाए उसको परावर्तन बोलेंगे। ठीक, तो इस चैप्टर को परावर्तन के टॉपिक को अच्छे से समझ रहे हैं, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ तो बच्चों इसके बाद का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ये देखिए प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। बेसिकली जब प्रकाश की किरणें टकरा के वापस लौटती हैं उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ठीक, यानी कोई भी चीज हमको दिखती है तो वो कैसे दिखती है? वो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखती है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक रूम है, ठीक, इस रूम में बल्ब लगा है लेकिन अभी ऑफ है, एकदम रूम में अंधेरा है। यहाँ पे एक टेबल रखी है, ठीक है, टेबल रखी है और यहाँ पे आप खड़े हैं तो आपको ये टेबल नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि रूम में एकदम अंधेरा है, नहीं दिखेगी। ठीक है, अब जैसे ही आप बल्ब को ऑन करना, जैसे ही आप बल्ब को ऑन करोगे क्या होगा? हर तरफ रोशनी फैल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज रूम में जितनी भी चीजें होंगी हमको दिखने लगेंगी। अभी मान ले रहे रूम में कुछ नहीं है, बस एक टेबल रखा है। ठीक, तो लाइट ऑफ थी तो टेबल हमको नहीं दिख रहा था। क्यों? क्योंकि एकदम अंधेरा था। अब जैसे ही लाइट ऑन होगी तो टेबल दिखने लगेगा। कैसे दिखेगा? यहाँ से प्रकाश की किरणें टेबल पे जाएंगी, टेबल पे जाने के बाद सब टकरा के हमारी आंखों तक आएंगी। ठीक, जिसकी वजह से क्या होगा? टेबल हमको दिखने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट टकरा के वापस आ रही है, इसी को बोलते हैं परावर्तन। ठीक है, जब भी प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के पृष्ठ से टकरा कर उसी माध्यम में वापस आए उसको परावर्तन बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, हर तरफ रूम में वायु यानी हवा भरी थी, हवा से प्रकाश की किरणें चल के आई, ये वस्तु है, वस्तु के पृष्ठ से टकरा कर वापस हवा में ही है। ये ऐसा नहीं है कोई माध्यम चेंज हो गया, यहाँ से टकराने के बाद पानी आ गया, नहीं, ये हवा से चल के आई थी और हवा में ही वापस लौट गई है, परावर्तित हो गई। इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु के पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना, इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे देखिए यहाँ पे प्रकाश की किरणें हैं, टकराने, यहाँ पे एक वस्तु है, वस्तु से टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट गई है, उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप मिरर यानी दर्पण में देख सकते हैं। दर्पण में क्या होता है, आप जैसे दर्पण है, ये एक दर्पण है, ठीक, एक दर्पण रखा है आपके सामने। आप क्या किए, इधर से टॉर्च जलाना स्टार्ट किए, टॉर्च से रोशनी जाती है, ऐसे टकरा के वापस आती है। देखें छोटे में हम लोग करते थे, टॉर्च जला के दर्पण पे इधर उधर, जैसे इस टॉर्च को ऐसे जलाते थे, टॉर्च ऐसे जाता था, वैसे ही दूसरी तरफ से निकलता भी था। इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। वहां पे क्या हो रहा है, दर्पण पे देखो प्रकाश की किरणें जा रही है, टकरा के वापस आती है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो डिफिनेशन देख लीजिए, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु के पृष्ठ से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौटना, ठीक, इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक समतल दर्पण है। ठीक, समतल दर्पण यानी घर में जो आईना यूज होता है उसको समतल दर्पण बोलते हैं। वो समतल दर्पण है, आप यहाँ से टॉर्च जलाएं, ठीक, टॉर्च जलाने के बाद यहाँ से एक लाइट आई और टकरा के वैसे ही निकल गई दूसरी तरफ। ठीक, अब देखिए इसमें टर्म्स क्या क्या होते हैं, उनको टर्म्स जानना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह टर्म्स से ही लगते हैं सारे। देखिए इस दर्पण की ओर आने वाली जो किरण है, आने वाली किरण का क्या नाम है, ए ओ। ठीक, ये आने वाली किरण है, आने वाली किरण का नाम ए ओ है। तो आने से होता है आपतित, आने वाली किरण को आप क्या बोलेंगे इसमें, आपतित किरण। देखिए ए ओ है, ए ओ, ए ओ को बोलते हैं आपतित किरण, आने वाली आपतित। ठीक, आने वाली किरण को आपतित किरण, ठीक है, याद रहेगा, आने वाली किरण ए ओ है, आने वाली किरण को आपतित किरण हम बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही बीओ, बीओ क्या है, अभिलंब बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। ये क्या है, ये वाली लाइन, ये अभिलंब है,
अभिलंब। अभिलंब का मतलब कि 90 डिग्री पे होगा। 90 डिग्री के कोण पे कोई रेखा जब बनाएंगे उसको लंब बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक लाइन में बनाऊं यहाँ पे, ठीक, अब 90 डिग्री के एंगल पे एक और यहाँ पे एक लंब डाल दूं तो यही क्या हो जाएगा, अभिलंब होगा। ऐसे देखिए ये क्या है, एक लाइन है, ठीक, इस लाइन पे 90 डिग्री पे ये देखिए एंगल जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, ठीक, इसी को अभिलंब बोलते हैं। यानी एकदम बीचों बीच में होगा ये, इसके बीच में आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के बीच में जब एक लाइन एकदम सीधी 90 डिग्री पे खींच देंगे तो उसको अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अभिलंब का नाम क्या है, बीओ, बीओ अभिलंब है, ठीक, यानी 90 डिग्री पे ये होगा। ऐसे ही जो जाने परावर्तन के पश्चात जो जाने वाली किरण होती है, जाने वाली किरण का क्या नाम है, सीओ, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, और ओ जो बिंदु है ये ओ, इसको बोलते हैं, इसका नाम ओ है, इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। यानी जिसपे आपतित होती है किरणें उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक, याद रहेगा, एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। एओ आने वाली किरण, इसको आपतित किरण, बीओ 90 डिग्री पे लंब है, और सीओ क्या है, परावर्तित किरण है। ठीक, और ओ बिंदु को आपतन बिंदु बोल रहे हैं। याद रहेगा, देख लीजिएगा बेटा, बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है। अगर अब हम नहीं पढ़े तो समझ लीजिए कुछ नहीं हो पाएगा हमारा, इसलिए अच्छे से चिपका के पढ़िए। ठीक, और वीडियो को पूरा देखिए, आराम आराम से देखिए। अगर स्पीड तेज लगे तो आप स्लो भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ा तेज ही रहेगी, जल्दी हमको कवर करना है ना, तो नोट कर लीजिए। तो बेटा इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा परावर्तन के नियम। देखिए बेटा, परावर्तन का जो नियम है इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते, यानी इस नियम से आसान दुनिया में कोई नियम नहीं है, मान के चलिए। ठीक है, तो इसके सिर्फ दो ही नियम होते हैं। पहला नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक, और आपकी किरण आपतन बिंदु पर खिंचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। सबसे पहले तो हमको ये नहीं पता है कि आपतन कोण क्या होता है। पता है आपको आपतन कोण क्या होता है? देखिए आपतन कोण किसको बोलते हैं, आपतन कोण मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपतन कोण। बस ये याद रखिए, आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, देखिए आपतन कोण कहां बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच। अब आप खुद बताइए आपतन कोण क्या है। आपतित किरण ये है, अभिलंब ये है, तो इन्हीं के बीच में जो कोण बनेगा उसी को क्या बोलेंगे, आपतन कोण। यानी ये जो कोण है यही क्या है, आपतन कोण है। और आपतन कोण को किससे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। यानी इस एंगल को मैं लिख सकता हूं ना, एंगल आई, ठीक, कोण आई, इसी को बोलते हैं आपतन कोण। और परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण ये किसके किसके बीच बनता है, परावर्तित किरण, किरण और अभिलंब के बीच लिख लीजिए, के बीच बना। देखिए परावर्तन कोण कब बनता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच। परावर्तित किरण ये है हमारी और अभिलंब ये है, यानी इन दोनों के बीच बना कोण जो होगा वो क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। यहां से यहां तक क्या है, परावर्तन कोण है, इसको आर से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पे परावर्तन कोण आर लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। अब पहला नियम यही कहता है हमारा परावर्तन का पहला नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है, यानी ये वाला कोण आई और ये वाला कोण आर दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब देखिए क्या होता है, हम जब मिरर में लाइट डालते हैं, मान लीजिए ये हमारे कांच है, ठीक, इधर से मैं टॉर्च जलाऊंगा तो जैसे ही टॉर्च जलाऊंगा उधर से ऐसे लाइट निकलेगी, ठीक, ऐसे लाइट निकलेगी, ऐसे जाएगी और इधर से निकल जाएगी। अब देखिए ये क्या है, बीच में अगर लाइन खींच दूं तो इधर का हिस्सा आपतन कोण, उधर का परावर्तन कोण। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको ऐसे थोड़ा सा इधर करूंगा उधर से भी लाइट थोड़ा सा झुक जाएगी, इधर से जैसे बढ़ाऊंगा उधर से भी लाइट ऐसे आएगी। ठीक, तो इसी को क्या बोलते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। और हाँ, एकदम सीधा जब लाइट टॉर्च मिरर पे जलाएंगे दर्पण पे तो देखना लाइट ऐसे जाती है और ऐसे ही चली जाती है। क्यों, क्योंकि ऐसे जब लाइट गई है तो 90 डिग्री पे एकदम सीधी जाती है, तो आपतन कोण 90 डिग्री हो गया। अब परावर्तन कोण भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि नियम है वो, जो लाइट वापस भी ऐसे ही सीधे आ जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक, बस इतना याद रखना है आपको कि जिस एंगल पे कोई प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराएंगी उसी एंगल से वापस भी जाएंगी। ठीक, इसी को पहला नियम बोलते हैं। तो याद रहेगा, पहला नियम क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा नियम आपका क्या कह रहा है कि आपतित किरण, आपतित किरण यानी ये वाली किरण, आपतित किरण आने वाली किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, और ये अभिलंब, और अभिलंब कहां है, आपतन बिंदु पे है। ये अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। देखिए एक ही तल में है ना, ऐसे लाइट आई यहीं से गई और यहीं पे अभिलंब है, यानी जो तल है वो यहीं पे एक ही बिंदु है, एक तल है। ठीक, तीनों एक ही तल पे, इसी को क्या बोलेंगे, तीनों एक तल में है। ये क्या हो जाएगा, आपका दूसरा नियम हो जाएगा। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, तो इस पे कुछ प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए पहले नियम की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे जो लाइट है वो कितने एंगल पे आई है, मान लो 30 डिग्री, 30 डिग्री पे आई है। ठीक, तो आपतन बिंदु क्या हो जाएगा, आपतन कोण क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो उस नियम के अनुसार परावर्तन कोण भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए आपतन कोण 40 है तो परावर्तन भी 40 होगा। ठीक, याद रहेगा, यही है प्रकाश के परावर्तन का नियम।
ठीक, तो नोट कर लीजिए बेटा आप लोग। और हाँ बेटा, क्वेश्चन आपको अगले लेक्चर में मिलेगा, उसको आपको हर हाल में देखना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो नहीं अच्छा मार्क्स ला पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो सारे लेक्चर के बाद सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, हो सकता है आज रात में ही वीडियो अपलोड हो जाए क्वेश्चंस की। ठीक है, उसमें क्या होगा, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, सबका सोल्यूशन भी दूंगा और ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो ये नोट कर लीजिए, आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा समतल दर्पण। तो बेटा समतल दर्पण क्या होता है ये पहले जान लीजिए। जैसे जो दर्पण यानी जो शीशा आईना हम घर पे देखते हैं ना, फेस देखने के लिए यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं दर्पण। ठीक है, वो एकदम समतल होता है, चिकना होता है, और उसमें बनावट कैसी होती है, उसकी दूसरी तरफ आप जब देखेंगे, जैसे ये समतल दर्पण इधर से मुझको फेस दिख रहा है मेरा, तो इधर पॉलिश होती है, कलई जिसको बोलते हैं, लेप लगाया जाता है सिल्वर का। तो वो क्या करता है, लेप इधर से प्रकाश की किरणें जो जाती हैं, ठीक, उसको उस पार नहीं जाने देता, उसको वापस से परावर्तित कर देता है इसी साइड, उसी को बोलते हैं दर्पण। किसी भी कांच में जब दूसरी तरफ हम पॉलिश लगा दें सिल्वर की, तो वो क्या बन जाता है, दर्पण हो जाता है, यानी वो अपने और आने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, दर्पण की प्रॉपर्टी समझते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं दर्पण के। जैसे देखिए यहाँ पे एक समतल दर्पण रखा है, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक, अब इस समतल दर्पण के सामने एक लड़का खड़ा है यहाँ पे, ठीक, तो उस दर्पण के सामने लगेगा कि दर्पण के अंदर भी मेरी एक इमेज दिख रही है उसको। ठीक, यहाँ पे जो लड़का खड़ा है उसको क्या करेगा, दर्पण के अंदर भी वैसा ही एकदम सेम इंसान दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इधर जो हकीकत में यानी सचमुच वाला लड़का होता है उसको वस्तु बोलेंगे, वस्तु। ठीक, और जो दर्पण के अंदर उसकी इमेज दिख रही है उसको प्रतिबिंब बोलेंगे, प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखिए क्या क्यों ऐसा होता है, दर्पण की ओर जो सबसे सीधी लाइन गई है, ये देखिए टकराने के बाद वापस आ गई है, क्यों, क्योंकि दर्पण है, पॉलिश लगी, ये लाइट अंदर नहीं जाने देगा। ठीक है, अगर इसी लाइट को मैं पकड़ के खींचूं, बढ़ा दूं, ठीक है, अंदर की ओर खींच के बढ़ाया गया है। ठीक, ये देखिए लाइट क्या हुई थी, 90 डिग्री पे गई, 90 डिग्री पे वापस आ गई। ठीक, और दूसरी लाइट एक गई है कहां पे, ये किसी कोण पे गई, अब जिस कोण पे गई है ये उसी कोण से ये वापस हो गई है। इस वाली लाइट को भी अगर मैं पीछे बढ़ा के खींचूं तो ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे, और जहां पे परावर्तन के पश्चात जहां पे प्रकाश की किरणें मिलती हैं उसी बिंदु को बोलते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे परावर्तन हुआ है, इसको मैं खींच के बढ़ाया हूं आगे, इसका परावर्तन हुआ है, इसको खींच के बढ़ाया हूं आगे, अब दोनों लाइन यहाँ पे मिल गई हैं, तो इस पे मिल रही है, ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक, यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बना। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ये जो दर्पण के दूसरी तरफ यानी इस साइड राइट साइड जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो हम क्या कहेंगे कि प्रतिबिंब आभासी है। ठीक, आभासी, दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, इसी को बोलते हैं आभासी। ठीक है, और सीधा भी बन रहा है, देखिए लड़का सीधा खड़ा था दर्पण में, आप देखेंगे तो आप भी सीधे ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि उल्टे हो जाते हैं। ठीक, तो सीधा प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है। और दूसरी चीज, दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। जैसे दर्पण से मैं पूछूं इस वस्तु की दूरी कितनी है, तो देखिए जितनी दूरी इसकी है उतनी ही दूरी इसके प्रतिबिंब की भी है। ठीक, जितने अब देखिए ये क्या होगा, ये पीछे जाएगा तो इसका प्रतिबिंब भी पीछे जाएगा, ये आगे जाएगा तो इसका प्रतिबिंब भी आगे आएगा। ठीक है, तो ये इसका नियम है समतल दर्पण का कि जितनी दूरी पे वस्तु है प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पे बनेगा, हम पीछे जाएंगे तो प्रतिबिंब भी पीछे जाएगा, हम आगे आएंगे तो प्रतिबिंब भी आगे आएगा। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी है। और दूसरा, इसके बाद वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए बेटा इस लड़के की जो साइज है, ठीक, वही क्या है, इसके प्रतिबिंब की भी है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं समान आकार का प्रतिबिंब बना है। और पार्श्व परिवर्तित, इसको आपको समझना होगा, पार्श्व परिवर्तित क्या होता है। जैसे मान लीजिए पार्श्व परिवर्तित का मतलब ऐसे है तो वो चीज उल्टा ऐसे हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए दर्पण है, दर्पण में मैं क्या कहूँ, ऐसे अपना हाथ रखूं तो उधर से भी मेरी इमेज मुझको ऐसे हाथ देगी, दोनों हाथ मिल जाएगा। ठीक, अब आप खुद सोचिए, आप इधर से किसी को हाथ देंगे तो दूसरी तरफ आपका फ्रेंड है, ये आपका राइट हैंड है, तो उसका वो वाला हैंड क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा, तभी ये मिलता है। ठीक, अगर उसका भी राइट हैंड होगा तो वो मिलेगा नहीं, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। तो ऐसे मैं हाथ रख रहा हूं दर्पण पे तो उधर से भी लेफ्ट वाला मेरा हाथ ऐसे मिलता है, इसी को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तित, यानी ऐसी चीज ऐसे उल्टे आती है। ठीक, तो समतल दर्पण की ये प्रॉपर्टी होती है कि पार्श्व परिवर्तित पृष्ठ बनता है, अरे प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए बेटा वस्तु किसको बोलते हैं और प्रतिबिंब किसको बोलते हैं, इस फिगर से हम बहुत अच्छे से डिफिनेशन को समझ सकते हैं। जैसे देखिए वस्तु क्या है, जहां से प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं यानी आती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वस्तु है, क्यों वस्तु है, क्योंकि यहीं से प्रकाश की किरणें आई हैं। ठीक, तो जहां से प्रकाश की किरणें आती हैं वो चीज हमारे लिए वस्तु हो जाती है। ठीक, जहां से प्रकाश की किरणें आती हैं आपतित होती हैं उसको वस्तु बोलते हैं। और प्रतिबिंब किसको बोलते हैं, परावर्तन के पश्चात जब प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसको क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे इस वाली लाइट का परावर्तन हो गया, इसको हम आगे बढ़ाए हैं, यहाँ पे इस वाली लाइट का परावर्तन हो, इसको भी हम पीछे खींचे हैं, तो यहाँ पे जो है क्या है, लाइट जो है हकीकत में नहीं मिल रही है। ठीक, हकीकत में नहीं मिल रही, हम जबरदस्ती इसको पीछे की तरफ बढ़ाए हैं। ठीक, हकीकत में देखो ये नहीं मिल रही है, इधर चली गई, ये इधर चली गई, तो इधर तो कहीं नहीं मिलेंगे, पीछे की साइड कहीं मिलेंगी, इसको हम
पीछे खींच के बढ़ा दिए, तो जब भी ऐसा प्रतिबिंब बनेगा जो दर्पण के पीछे बने यानी डॉट डॉट लाइन करके हमको दिखाना पड़े, तो उसको क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब है। ठीक, तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं या हकीकत में मिलेंगी। हो सकता है इधर ये दोनों सच में एक दूसरे को काट दें। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो होगा वास्तविक प्रतिबिंब। अब जब मिलती हुई प्रतीत होंगी उसको आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। देखिए प्रतिबिंब की डिफिनेशन है, परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये लाइट क्या है? मिलती हुई प्रतीत हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। तो बेटा समतल दर्पण के बाद आएगा हमारा गोलीय दर्पण। अब देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है? ऐसी सरफेस जिसकी जो पृष्ठ होगा वो गोल होगा और एक तरफ उसके पॉलिश होगी, दूसरी तरफ प्रकाश की किरणें आएंगी और उनका परावर्तन होगा। ठीक है, तो गोलीय दर्पण दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा अवतल दर्पण, दूसरा हमारा होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसको बोलते हैं? जब किसी गोल सरफेस पे, ये गोल सरफेस है, इसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर दूं मैं। ठीक, जैसे देखिए उभरे हुए भाग पे पॉलिश है और प्रकाश की किरणों का परावर्तन गहरे भाग से हो। ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। जैसे लिखा है इसमें उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है, ये उभरा हुआ भाग है, इधर पॉलिश है, तथा गहरे भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ये गहरा भाग है, इधर से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। यहाँ पे लाइट रे ऐसे आई है और इधर निकल गई है, ये लाइट ऐसे आई है और इधर निकल गई। देखिए ऐसे आई ऐसे चली गई, ये वाली ऐसे आई ऐसे चली गई, ये गहरे भाग से परावर्तन हो रहा है। तो जब भी गहरे भाग से परावर्तन होगा, उभरे हुए भाग पे पॉलिश होगी, तो उसको अवतल दर्पण बोलेंगे। और इसी का एकदम अपोजिट क्या है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? गहरे भाग पर पॉलिश होती है। देखिए गहरा हुआ भाग ये इस पे पॉलिश हो रही है तथा उभरे हुए भाग से परावर्तन हो रहा है। ये देखिए उभरा हुआ भाग है, इधर से सब परावर्तन हो रहा है। ठीक, ये एकदम जस्ट उसका अवतल दर्पण का उल्टा होता है। इसमें गहरे भाग से परावर्तन होता है, उभरे भाग में पॉलिश होती है। इसमें उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है, गहरे भाग में पॉलिश होती है। तो नोट कर लीजिए। अब इसमें आएगा हमारा कि फोकस क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव क्या होता है। ठीक, तो वो सब पढ़ेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उसको देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, और बेटा मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि बहुत ही ध्यान से हमको पढ़ना होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम एकदम नहीं है। तो अच्छी से, अगर स्पीड तेज लगे तो आप स्लो करके देख सकते हैं, चीजों को अच्छी अच्छी से नोट्स बनाइए, नोट करके उसको एक बार फिर से घर पे आप रिवाइज करिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। तो पहली चीज है हमारी वक्रता त्रिज्या, क्या किसको बोलते हैं? तो इसमें लिखा है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए देखिए। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये गोला है। ठीक, ये एक गोला है। ठीक है, अब इस गोले को मैं काट दिया हूं, यहां से जब काटूंगा तो ये वाली चीज हमको मिल जाएगी। यही क्या है? हमारा अवतल दर्पण है। ठीक, यही क्या है? अभी तो ये सिर्फ गोलीय दर्पण है। अगर मैं उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर दूं, इधर से परावर्तन होगा तो वो अवतल दर्पण हो जाएगा, और इधर पॉलिश कर दी, उभरे हुए भाग से परावर्तन हो जाएगा तो वो उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो देखिए ये गोला, इस गोले की कुछ त्रिज्या रही होगी। ठीक, यहीं से त्रिज्या लेकिन ये पूरा गोला बना होगा। ठीक है, तो जो इस गोले की त्रिज्या है वही क्या होगी? इस दर्पण की भी वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक, तो यही लिखा है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है। अब ये गोलीय दर्पण है, ये इस वाले खोखले गोले का भाग है। ठीक, उसकी त्रिज्या को, अब इस गोले की त्रिज्या क्या है? ये है, इसी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। यानी यही जो है गोले की जो त्रिज्या होगी वही दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। इसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक, अब देखिए क्या है, ध्रुव किसको बोलते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। अब ये लाइन हटा दे रहा हूं मैं। ठीक, ये हमारा दर्पण मिल गया है। ठीक, इधर पॉलिश लगा के अवतल दर्पण बना देना है। ध्रुव किसको बोलते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। जैसे ये पूरा दर्पण, इसका एकदम बीचों बीच पॉइंट यही है, इसको क्या बोलेंगे? ध्रुव। ध्रुव को पी से डिनोट करते हैं। ठीक, तीसरा मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं? ध्रुव तथा वक्रता। ध्रुव तथा वक्रता मुख्य फोकस से मिला, वक्रता केंद्र, ये ऐसे कर लीजिए, इसको हटा दीजिए। हाँ, ध्रुव तथा मुख्य फोकस को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब देखिए फोकस क्या, पहले फोकस समझते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच का मध्य बिंदु। अब वक्रता केंद्र क्या है? ये सी है। सी क्या है? वक्रता केंद्र है। ठीक, और ध्रुव क्या है? पी है। सी और पी के मध्य बिंदु में, यानी एकदम बीचों बीच जो पॉइंट होगा, ये इसको क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस एफ बोलेंगे। ठीक, समझ में आ गया? ये सी है यानी वक्रता त्रिज्या है, ये एफ क्या है? फोकस है, और ये पी क्या है? ध्रुव है। अब देखिए मुख्य अक्ष क्या होगा? ध्रुव तथा मुख्य फोकस को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। ध्रुव ये है, ये फोकस है, इन्हीं को मिला के जब हम एक ऐसे रेखा खींचेंगे तो इसी को बोलेंगे मुख्य अक्ष। ये पूरी रेखा क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष। ठीक, ये अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में भी सारी डिफिनेशन यही सेम रहेगी, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक आएगा हमारा तो बच्चों अब हमको पढ़ना है किरण आरेख बनाने के नियम। ठीक है, तो देखिए बेटा बेसिकली दो नियम होते हैं। नियम तो
और भी होते हैं, 2-3 होते हैं, लेकिन हम 2 नियम से ही क्या करेंगे, पीरियड आरेख आराम से बना लेंगे। तो वही 2 नियम मैं लिखा हूं जो सबसे आसान वाला है। पहला नियम क्या कह रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हैं। अब देखिए, जैसे एक मैं दर्पण बना रहा हूँ, अवतल दर्पण, ठीक, यहाँ पे मुख्य अक्ष, ये ध्रुव होता है, यहाँ पे फोकस होता है और ये सी होता है। तो पहला नियम कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ही एक किरण लेके आएंगे, समांतर आई, ये नहीं बन रही है, तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आई और परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएंगी, ठीक, यानी ये ऐसे चली जाएगी, ठीक, ये पहला नियम है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आई प्रकाश की किरण और परावर्तन के पश्चात फोकस से चली गई, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र की ही ओर वापस लौट जाती हैं। जैसे देखिए एक और दर्पण मैं बना रहा हूँ, ये हमारा पी है, ठीक, ये एफ है, ये सी है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एक वस्तु रखा हूँ, तो ये नियम कह रहा है अगर वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण आएगी, ठीक, तो परावर्तन के पश्चात वापस उसी रास्ते पे मुड़ जाएगी, यानी ये वापस से इधर ही आ जाएंगे। ये दूसरा नियम है। इन्हीं दोनों नियम को बेटा आप लोग अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं दोनों नियम से सारे रे डायग्राम बनेंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आप रे डायग्राम बना ही नहीं पाएंगे। तो इसको बढ़िया से देख लीजिए क्या हो रहा है। पहला नियम समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, दूसरा वक्रता केंद्र से आएगी और उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी, ठीक। अब सारे रे डायग्राम हम बना के देखेंगे। हाँ तो बेटा अब हमको रे डायग्राम बनाना सीखना है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन दिखी है, पहले इन दोनों को बनाते हैं। ये अवतल दर्पण का है, ठीक है, उत्तल दर्पण का भी बनाएंगे इसके बाद, पहले अवतल दर्पण का बनाते हैं। 2 कंडीशन यहाँ पे लिखा हूँ, पहला कंडीशन है अनंत पर, दूसरी सी से दूर, यानी वक्रता केंद्र से दूर। तो पहला इसका रे डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। आपको गोलाकार से रख के ऐसे एक दर्पण बना लेना है, गोलाकार की तीर यहाँ पर रख के ऐसे एक दर्पण बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक अवतल दर्पण बना लिया, ठीक, पीछे पॉलिश कर दीजिए। अब ये जो जहां से आपने गोला बनाया है ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वक्रता केंद्र, और ये इसको नाप लीजिएगा और जो बीच की होगी एकदम उसको पी, ठीक। फिर इन दोनों लाइन को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ये मुख्य अक्ष हो जाएगी, ठीक है, और इनके एकदम बीचों बीच में फोकस होता है, ठीक। तो पहली कंडीशन क्या है, वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं, अनंत यानी बहुत दूर कहीं पे अनंत होगा, वहां से लाइट आएगी, प्रकाश की किरणें आई, मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी और कहां से जाएंगी, फोकस से होकर चली जाएंगी। नियम याद है ना, फोकस से चली गई, ठीक, ये फोकस से चली गई, समांतर आई, फोकस से चली गई। ऐसी दूसरी भी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और फोकस से ही चली जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन कहाँ पे कट, इसी बिंदु पे कटती हैं, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे ही बनेगा। जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, मुख्य फोकस पे, ठीक है। और इसकी प्रकृति लिखेंगे कैसे, यानी इसका नेचर कैसा है, प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब बिंदु आकार का बनेगा, बिंदु आकार का, ठीक। दूसरा, जब भी दर्पण के इस साइड बने प्रतिबिंब तो क्या बोलेंगे, वास्तविक, इस साइड बनेगा तो वास्तविक और इधर बनेगा तो आभासी। अब देखिए दर्पण के इस साइड बना है प्रतिबिंब यहाँ पे, तो ये क्या है, हम लिखेंगे इसको वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक, ठीक। दर्पण के इस साइड है तो वास्तविक और बिंदु आकार का एकदम पॉइंट साइज का है, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी, अगर वस्तु अनंत पर होगी तो प्रकाश की किरणें आएंगी और परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएंगी, यही फोकस पे कट करेंगे तो प्रतिबिंब इसका फोकस पे बनेगा। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, ऐसे ही आपको क्या करना है, गोलाकार से रख के एक बना लेना है दर्पण, ठीक, पीछे पॉलिश कर देंगे तो ये क्या होगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे लाइन, ये पोल होता है, ये सी और बीच में एफ। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, सी से दूर, ये सी है, सी से दूर हम वस्तु को रखेंगे, यानी यहाँ पे, ठीक। 2 कंडीशन बताया था, समांतर आएंगे तो फोकस से जाएंगे, सी से आएंगे तो सी पे ही वापस चली जाएंगे। तो पहली कंडीशन देखिए क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और फोकस से चली जाएगी लाइट, ठीक, ये कंडीशन हो गई। दूसरे में मैं दूसरा वाला रूल यूज करूंगा, सी से आएंगी लाइट और सी पे ही वापस चली जाएगी। देखिए दोनों लाइट यहाँ पे कट की तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक। प्रतिबिंब अगर ए बी है तो इधर क्या होगा, ए डैश बी डैश बना प्रतिबिंब, ठीक है। अब इसके नेचर की बात करें, इसकी प्रकृति के बारे में, तो सबसे पहले जो प्रतिबिंब बना है इस साइड है तो क्या है, वास्तविक है, वास्तविक, ठीक। दूसरी ये देखिए वस्तु इतनी बड़ी हम लिए थे, प्रतिबिंब उससे छोटा बना है तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक। तीसरा क्या लिख सकते हैं, देखिए वस्तु सीधी थी, प्रतिबिंब उल्टा बन गया, उल्टा प्रतिबिंब, ठीक। और कुछ लिख सकते हैं, वास्तविक हो गया, वस्तु से छोटा हो गया, उल्टा हो गया, बस ये 3 रहने देते हैं, ठीक। अब आते हैं अगली कंडीशन पे। अब देखिए धीरे धीरे वस्तु को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे सी से दूर था, अब सी पे लेके जाएंगे, फिर सी और एफ के बीच में लेके जाएंगे, फिर एफ पे, फिर यहाँ पी और एफ के बीच में। तो दूसरी कंडीशन में कहाँ बना रहा हूँ, कहाँ पे है, पहली सी पे, दूसरी सी तथा एफ के बीच में। तो पहली कंडीशन देखते हैं,
देखो जब वस्तु सी है, सी है, सी पे वस्तु है, एक किरण आई समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आई और कहां से, फोकस से चली गई। ठीक, दूसरी वस्तु फोकस से आई, समांतर ही चली गई। ठीक, एक चीज याद कर लीजिए, जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, इसी का उल्टा फोकस से आएगी तो समांतर चली जाएगी। यहाँ पे देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आई थी, फोकस से चली गई, ये वाली रे कहां से आई है, फोकस से आई है और समांतर चली गई है। ठीक, तो यहाँ पे दोनों कटे, यहाँ पे प्रतिबिंब इसका बन गया। ठीक है, अब इसकी प्रकृति लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये भी पहली चीज दर्पण के इस साइड है तो वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक। दूसरा वस्तु के समान आकार का, देखिए इतनी बड़ी वस्तु, प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा, वस्तु के समान आकार का, वस्तु के समान आकार का। लेकिन वस्तु देखिए सीधी है, प्रतिबिंब उल्टा बना है, तो एक और पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब। ठीक, इसके बाद अगली कंडीशन क्या है, चौथा, सी और एफ के बीच में। ठीक है, देखिए ये सी है, ये एफ है, वस्तु को सी और एफ के बीच में रखें। ठीक, नियम लगाइए, पहली क्या है, समांतर आई, समांतर आने के बाद क्या होगी, फोकस से ये चली जाएगी। ठीक, दूसरी क्या होगी, सी से जाएगी, देखिए सी से गई और सी से ही वापस चली आई, तो ये यहाँ पे कट की, तो प्रतिबिंब यहाँ पे हमारा बन जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कट की है। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे हम, पहली कंडीशन इसमें इसी साइड बना है प्रतिबिंब तो वास्तविक। दूसरा वास्तविक उल्टा। दूसरा देखिए क्या है, प्रतिबिंब इतना बड़ा, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बना, यानी वस्तु से बड़े आकार का, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तीसरी पॉइंट, वस्तु सीधी है, प्रतिबिंब उल्टा बना है, उल्टा बनेगा। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला देखिए बेटा, अगली पोजीशन क्या है, वस्तु को F पर रखेंगे और उसके बाद लास्ट वाली F तथा P के बीच में रखेंगे। देखिए जब वस्तु को F पर रखेंगे, ये क्या है, हमारा F है। ठीक है, वस्तु फोकस पे रखी है ना, फिगर कुछ सही नहीं बना है, मैं छोटी छोटी वीडियो बना के शॉर्ट्स में डाल दूंगा, रे डायग्राम कॉपी पेन पे बना के दिखाऊंगा, आप लोग उसमें शायद शॉर्ट्स में जब अपलोड करूंगा तो उसमें देख लीजिएगा। फिलहाल अभी समझिए, देखिए क्या है, F पे है वस्तु, तो पहला नियम क्या कहता है, समांतर आएगी और फोकस से ही चली जाएगी, तो समांतर आई, फोकस से चली गई। दूसरा क्या कह रहा है कि C से आएगी, जिस रास्ते पे आएगी उसी रास्ते पे वापस। अब देखिए जब वस्तु फोकस पे होगी तो प्रकाश की किरणें कहीं मिल नहीं रही है, एकदम सीधी समांतर ऐसी जाके चली जाएंगी, ये अनंत तक जाएंगे। ठीक है, कहीं नहीं मिलेंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, वस्तु जो बनेगी, वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, अनंत पे, अनंत पर बनेगी। दूसरा देखिए दर्पण के इसी साइड बनेगी तो वास्तविक, वास्तविक। ठीक, और देखिए इधर जब बनेगी तो वस्तु से बड़ी साइज की बनेगी, वस्तु से बड़ी आकार का बनेगा। ठीक, प्रतिबिंब। हाँ बस, अब इसमें आइए, F तथा P के बीच में जब वस्तु को रखेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा फोकस है, यहाँ पे P है, इन्हीं दोनों के बीच में वस्तु रखी है यहाँ पे। ठीक है, पहला कंडीशन वही है, समांतर आएगी, ये समांतर आएगी मुख्य अक्ष से और फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक, दूसरी C से आएंगी लाइट और C से ही वापस चली जाएंगी। अब देखिए ये इस साइड नहीं मिल रही है और आगे जाएंगे तो ये बढ़ती चली जाएंगी, दूरी इनकी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन मैं इसको अगर खींच के दर्पण के पीछे बढ़ाऊं तो यहाँ पे ये एक दूसरे को काट के ऐसे निकल जाएंगे, तो यहाँ पे कटेगा तो ये बिंदु जहाँ कटता है वो क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, यहाँ कटा तो ये प्रतिबिंब हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो इसकी अगर नेचर इसका लिखेंगे, प्रकृति तो कैसी होगी, देखिए सबसे पहले दर्पण के उस साइड है तो यहाँ पे क्या हुआ, आभासी बना। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है, वस्तु हमारी इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है, यानी वस्तु से बड़े आकार का, बड़े आकार का बनेगा। ठीक, तीसरी कंडीशन क्या है, हाँ सीधा बनेगा, सीधा। देखिए वस्तु सीधी थी, प्रतिबिंब भी सीधा बना है, तो ये कंडीशन होती है। अब इसको बेटा आप लोग अच्छी से घर पे कॉपी पेन लेके प्रकार वगैरह स्केल से सब अच्छी से बनाएंगे तभी बनेगा। मैं वो आपको बना के दिखा दूंगा, शॉर्ट्स में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ तक था दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब उत्तल दर्पण का पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण में दो ही कंडीशन होती है, वो भी एकदम आसान है, उसको भी अभी मैं बता दे रहा हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये बताओ, इसके बाद उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की दो ही विधियां हैं, दो विधियां कह रहा हूँ, दो ही पोजीशन है, दो स्थितियां हैं। पहली तो वस्तु को अनंत पे रखेंगे, ये जो प्रतिबिंब बनता है ये अनंत पे है वस्तु, और दूसरी अनंत तथा दर्पण के बीच। ठीक, तो देखिए जब अनंत पे वस्तु होगी तो सारी प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, समांतर आती हैं। देखिए ये वाली प्रकाश की किरण आई और कहां से जाएगी, फोकस से लगेगा कि जा रही है, यहाँ ऐसे मुड़ जाएगी, जब पीछे बढ़ाएंगे तो वो फोकस से जाएगी। ठीक, ऐसे ये वाली भी समांतर आई और ऐसे मुड़ गई। अब इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो देखेंगे ये फोकस पे कहीं मिल रही है दोनों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। अब देखिए प्रतिबिंब किस साइज का बना है, बिंदु आकार का बना है, तो पहली कंडीशन में लिख लेंगे बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा, बिंदु आकार का। अब बेटा देखिए दर्पण के उस तरफ का प्रतिबिंब बना है, उस तरफ क्या होता है, आभासी होता है, आभासी। ठीक,
तो इसमें बस दो ही कंडीशन लिख लीजिएगा। और अनंत तथा दर्पण के बीच जब होगी, यहाँ पे मान लीजिए कहीं दूर अनंत होगा, ये दर्पण है, दर्पण के बीच में हम वस्तु को रख दिए। अब देखिए वही कंडीशन है, जो समांतर आएगी वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। देखिए इधर ऐसे चलेगी लेकिन पीछे मिलाएंगे तो लगेगा फोकस से जा रही है। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या होगी, वक्रता केंद्र की ओर आने वाली, ये वक्रता केंद्र इधर आ रही है ना, परावर्तन के पश्चात इधर ही चली जाएंगे, लेकिन इसको मिलाएंगे तो देखेंगे ये वक्रता केंद्र कहीं मिल रही है। अब दोनों लाइनें ये यहाँ पे कट कर रही हैं, तो जहां पे कट करेंगी वो प्रतिबिंब हो जाता है। ठीक, इसकी प्रॉपर्टी में हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए वस्तु तो उस साइड बना है, सबसे पहला होगा आभासी। ठीक, दूसरा आभासी है, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक, और वस्तु सीधी है, प्रतिबिंब भी सीधा है, सीधा बनेगा। ठीक, यहाँ पे आपका रे डायग्राम खत्म हो गया है बेटा, एकदम डिस्टर्ब नहीं होना है किसी भी चीज से, आराम से मेहनत करके अच्छी चीजों को समझना है। ठीक है, अब इसके बाद दो ही चीज बची है, फार्मूला, ठीक है, सूत्र और अवतल दर्पण उत्तल दर्पण जो भी है, तो उसका क्वेश्चन जो होगा एक सूत्र से लगता है, वही दोनों सूत्र पढ़ना है, फिर परावर्तन पूरा खत्म हो जाएगा, फिर अपवर्तन जाएंगे। तो बेटा इस चैप्टर में हमको दो फार्मूले मिलेंगे, पहला 1/f = 1/v + 1/u, तो यू कर लीजिए। ठीक, अब इसमें f क्या है, f फोकस दूरी को बोलते हैं, v प्रतिबिंब की दूरी है और u वस्तु की दूरी। अब दूरी कहां से नापेंगे, हमेशा दर्पण से नापेंगे, अभी इसको बताऊंगा, पहले इधर देख लीजिए। और दूसरा आवर्धन का सूत्र बोले, इसको m को बोलते हैं आवर्धन, आवर्धन या रेखीय आवर्धन। अब आवर्धन किसको बोलते हैं, प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, रेखीय आवर्धन बोलेंगे। अगर एग्जाम में आ गया रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, तो लिख दीजिएगा कि प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को रेखीय आवर्धन m बोलते हैं। ठीक, इसका फार्मूला होता है, प्रतिबिंब के आकार को डिनोट करते हैं I से, m = I, वस्तु के आकार को डिनोट करते हैं O से, तो फार्मूला हमारा हो जाएगा m = I/O। या इसी को हम एक और फार्मूला लिखते हैं, m = -v/u। अब v क्या है, यहाँ पे लिखा है प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी। ठीक, तो ये रेखीय आवर्धन का फार्मूला है। अभी बस देख लीजिए, फिर क्वेश्चन जब मैं बताऊंगा तो सारी चीजें आसानी से समझ में आएंगी कि होता क्या है, कैसे लगता है। और इधर आइए, अब चिन्ह परिपाटी का समझ लेते हैं। जैसे ये दर्पण है, ठीक, ये C है, ये F है। एक चीज याद रखिएगा बेटा, वस्तु हमेशा दर्पण के इस साइड रखी रहेगी, इस साइड जितनी भी दूरियां होती हैं उसको निगेटिव लेते हैं, यानी माइनस में लेते हैं, और उस साइड जितनी भी दूरियां होंगी उसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक, वस्तु हमेशा इस साइड रखेंगे तो वस्तु हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी। ठीक, वस्तु की दूरी मान लो 5 मीटर दूर रखा है दर्पण से, तो -5 लेंगे, मान लो 10 मीटर दूर रखी है वस्तु, तो -10 लेंगे। ठीक है, और अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण इधर पॉलिश कर दिए। ठीक, तो क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में देखिए फोकस दूरी इधर है, यानी दर्पण किस तरफ है, यानी फोकस दूरी इसमें क्या होगी, निगेटिव होगी, इस साइड है तो निगेटिव। ठीक, और प्रतिबिंब अगर नीचे बना, प्रतिबिंब, ठीक, प्रतिबिंब अगर नीचे बनता है तो इसको भी निगेटिव लेते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब ऊपर बनता है तो इसको पॉजिटिव लेते हैं। तो हाँ, इसमें इतना ही याद रखिए। अब जैसे उत्तल दर्पण में क्या करेंगे, इधर बना रहा हूं, उसका उत्तल दर्पण है हमारा। ठीक, उत्तल दर्पण में देखिए फोकस कहाँ होता है, इधर होता है। जब भी उत्तल दर्पण में फोकस लेंगे तो इस साइड की दूरी पॉजिटिव लेते हैं, एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, वस्तु हमेशा इधर रहती है, तो इसमें वस्तु तो सेम ही है, वस्तु यानी यू को हमेशा निगेटिव लेंगे। ठीक, याद रहेगा इतना। और ये वाला वस्तु अगर ऐसे सीधी बनेगी तो पॉजिटिव लेंगे, यानी इमेज की साइड। प्रतिबिंब अगर सीधा बनेगा तो पॉजिटिव लेंगे, उल्टा बनेगा तो निगेटिव लेंगे, बस इतना याद रखिए। ठीक, तो यहाँ बेटा आपका परावर्तन का पूरा टॉपिक खत्म हो गया है, अब सिर्फ अपवर्तन पढ़ना है। तो अच्छी से आप लोग सारी चीज उम्मीद है कि नोट कर ली होंगे। और बेटा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो अपवर्तन की वीडियो है वो 3-4 घंटे बाद मैं अपलोड करूंगा, फिर सारे क्वेश्चंस के बाद अपलोड कर दूंगा। तो नोटिफिकेशन आपके पास जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अच्छी से तैयारी करना है। और अगर आप सारी चीज अच्छी से समझ के पढ़ ली होंगे तो 90% नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। ठीक, हेलो बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 में हमको पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था प्रकाश क्या होता है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज, और दूसरे लेक्चर में प्रकाश का परावर्तन हम सब कुछ खत्म कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो अपवर्तन, जैसे प्रकाश के परावर्तन का मतलब होता था, मैंने बताया था कि टकरा के वापस आना, उसको प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। ऐसे अपवर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से चल के दूसरे मीडियम में टकराएगी नहीं, इंटर कर जाएगी। ठीक, यानी एक माध्यम से आएगी और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगी। जैसे मान लीजिए ये कोई मीडियम है, ठीक है, इधर से लाइट आई और इसके अंदर इंटर करके उधर चली गई, तो उसको बोलेंगे अपवर्तन। देखिए यहाँ पे लिखा है, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, देखिए क्या होता है इसमें, ये इधर इस साइड, यहाँ पे क्या है, इस साइड पूरा नीचे पानी है, वाटर, और इसके ऊपर हवा है, वायु। ठीक है, अब देखिए प्रकाश की किरणें, ये क्या है, वायु एक माध्यम है,
ठीक, एक माध्यम से चलकर जैसे ही दूसरे माध्यम में आई, इसको जाना चाहिए था कैसे, ऐसे एकदम सीधे निकल जाती। यहाँ पे देखिए लाइट ऐसे आ रही है, इसको ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, ठीक, लेकिन ये सीधे नहीं निकली है, अपने मार्ग से विचलित हो गई है, ऐसे गई है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, आप लोगों ने ग्लास में पानी लीजिए, उसमें पेन या पेंसिल डाल के देखिए, तो जब वो पानी में जहां से पेन डूबा हुआ होगा वहां से लगेगा कि थोड़ा सा मुड़ गया है, लगेगा कि नहीं। ये एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा घर पे या कहीं भी करके, आप देख सकते हैं। पेंसिल देखिए, पेंसिल को दिखना चाहिए था एकदम सीधी, ऐसे दिखना चाहिए था, ठीक, ऐसे दिखना चाहिए था, लेकिन वो दिख नहीं रही है, वो लग रहा है कि इधर से ऐसे हुई है, ठीक। ये क्या है, अपने मार्ग से विचलित हो गई है। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है, ठीक है। इधर से जब हम देखेंगे तो हमको पेंसिल ऐसे लगेगा, ऐसे मुड़ी हुई है। अब देखिए इसमें होता क्या है, एक लाइन अभिलंब, आपको पता है अभिलंब क्या होता है, यानी जो सरफेस से, जो पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनाता है उसको अभिलंब बोलते हैं। यहाँ पे एक अभिलंब है, ठीक है, अभिलंब है ये पूरा। अब प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में इंटर करेगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, ठीक। अब आपको ये नहीं पता होगा विरल माध्यम क्या है और सघन माध्यम क्या है। तो देखिए एक एग्जांपल यही ले रहा हूं मैं, हवा क्या है, विरल है, पानी क्या है, सघन है। जैसे हवा में चलेंगे हम तो आसानी से चल सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, ठीक, आसानी से जा सकते हैं। अब हवा के मुकाबले में पानी में अगर चलूं तो पानी में चलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि घना है पानी। विरल और सघन, सघन का मतलब होता है घना, ठीक, पानी क्या होता है, एकदम घना, डेंसर होता है, उसमें चलने में दिक्कत होगी हमको, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं सघन, ठीक। हवा में देखिए आसानी से चल सकते हैं हम, ठीक, ये हवा है, हवा में आसानी से चल सकते हैं, तो हवा कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया। पानी क्या है, डेंसर है, सघन माध्यम है, ठीक है, पानी में चलने में हमको दिक्कत होगी तो वो क्या होगा, सघन माध्यम हो जाएगा। अब देखिए एक चीज, जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल से सघन में जाएगी, सघन में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, ठीक। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, हवा क्या है, विरल माध्यम है, ठीक, विरल माध्यम से वाटर क्या है, सघन माध्यम, सघन माध्यम में जा रही है। इसको जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे जाती ना, लेकिन ये ऐसे ना जाके, ये अभिलंब है, अभिलंब की तरफ झुक गई है, ठीक, इसको याद रखिएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए इधर से मैं देखूं, इधर से मैं देखूं, ठीक, इधर से देखूं, तो इधर से देखने में क्या होगा, देखिए लाइट ऐसे जा रही है, ठीक, ये क्या है, सघन माध्यम है, वाटर क्या है, सघन माध्यम है। सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। देखिए सघन माध्यम से आई, इसको ऐसे जाना चाहिए था ना, ये ऐसे आ रही है, ऐसे जाना चाहिए था, ठीक, लेकिन क्या कर रही है, ये अभिलंब है, अब अभिलंब की तरफ मुड़ नहीं रही, अभिलंब से दूर हट रही है, ठीक। तो यहाँ पे एक और चीज लिख रहा हूं, अगर प्रकाश की किरण सघन से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी, दूर हटेगी, ठीक। ये दोनों चीजों को आपको याद रखना है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, ठीक, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है। सघन माध्यम देखिए ये क्या है, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। इधर से जब देखेंगे तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो देखिए इसको ऐसे जाना चाहिए था, ये ऐसे मुड़ जाएगी, अभिलंब है, अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक, और विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। अगर इधर से इसी चीज को देखें हम, इधर से देखें तो क्या होगा, ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम में से जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में अब इंटर करेगी, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे अभिलंब, अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, ठीक। दोनों चीज याद रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए बेटा, जैसे प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम था, ऐसे ही प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है प्रकाश के अपवर्तन का नियम पहला है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखिए इस वाले फिगर में आपतित किरण कौन है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो आने वाली किरण होती है इसको आपतित किरण, ये देखिए ये आ रही है, ये कौन सी किरण हो जाएगी, ये आपतित किरण हो जाएगी, ठीक। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, और ये जो बिंदु है ये आपतन बिंदु है, इसी आपतन बिंदु पे ये क्या है, अभिलंब है, अभिलंब, ठीक। आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और अपवर्तित किरण कौन है, ये अपवर्तन हो रहा है इसका, तो ये वाली जो किरण है ये अपवर्तित किरण हो जाएगी, अपवर्तित किरण, ठीक, किरण, ठीक है।
देखिए पहला नियम, जैसे परावर्तन में पहला नियम क्या था, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक में तल होती है। इसमें क्या होगा, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, सिर्फ इसमें परावर्तन की जगह अपवर्तित किरण आ जाएगी। ठीक, तो पहला नियम हमारा क्या रहा है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों देखिए एक ही तल में है ना, इसी तल में है। ठीक, तो यही हमारा पहला नियम है अपवर्तन का। और दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात स्थिर होता है। यहाँ पर देखिए साइन आई आपतन कोण की ज्या, साइन आर अपवर्तन कोण की ज्या, यही इन दोनों का अनुपात क्या है, कांस्टेंट यानी स्थिर होगा। इसी को स्नेल का नियम भी बोलते हैं, स्नेल का नियम। ठीक, अब इसमें भी पता होगा आई किसको बोलते हैं, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ये क्या होगा, आपतन कोण होगा आई, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है ये आर यानी अपवर्तन कोण है। ठीक है, तो ये एकदम आसान है, सीधा सा है, इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। तो बच्चों इसके बाद हमको जानना होगा अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक की डिफिनेशन लिखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई माध्यम है, ठीक, जैसे निर्वात से प्रकाश की किरणें चल के आए, निर्वात से चलने के बाद पानी में इंटर कर गए। ठीक, तो ये यहाँ पहले एक लिखा है किसी माध्यम n का अपवर्तनांक, इसका फार्मूला होगा n इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये क्या है, अनुपात है, इसी अनुपात को क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक बोलेंगे। ठीक है, अब इस माध्यम की जगह कुछ भी हो सकता है, हो सकता है वायु हो सकता है पानी हो या गिलास हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो हमको अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले देखेंगे कि वायु आ कहां से, प्रकाश की किरणें आ कहां से रही है और आने के बाद कहां जा रही है, किस माध्यम में जा रही है। तो जिस माध्यम में जाएंगी उस माध्यम का अपवर्तनांक यहाँ लिखेंगे और निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर लिखेंगे, नीचे माध्यम में देख लेंगे कितनी प्रकाश की चाल है, तो उससे क्या पता चल जाएगा हमको, माध्यम का अपवर्तनांक पता चल जाएगा। यहाँ पे इसी फार्मूले को लिखा हूं नीचे, n इज इक्वल टू सी, सी प्रकाश की चाल निर्वात में जो होती है उसको बोलते हैं सी, और v क्या है, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल है उसको v बोलते हैं। ऐसे ही मान लीजिए निर्वात से प्रकाश नहीं आ रहा है, किसी कोई एक माध्यम है, जैसे मान लीजिए पहला माध्यम है हमारा वायु है। ठीक, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई है, तो दूसरा माध्यम हमारे पास है जल यानी वाटर। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पानी के वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष, तो एयर के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वाटर, वाटर का अपवर्तनांक। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पहले एयर में कितनी स्पीड थी, स्पीड इन एयर, स्पीड इन एयर यानी वायु में जितनी चाल है उसको लिख लेंगे, फिर वाटर में कितनी चाल है, स्पीड इन वाटर, इसी अनुपात को क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक बोलेंगे माध्यम का। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा है कोई एक माध्यम है, ठीक, एक माध्यम के सापेक्ष हमको दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना होगा, तो 1 and 2 करके पहले ऊपर क्या लिखेंगे, माध्यम 1 में जितनी प्रकाश की चाल है बटे माध्यम 2 में जितनी प्रकाश की चाल है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अपवर्तनांक निकल जाएगा। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए, छोटा सा टॉपिक है ये। देखिए बेटा, एक टॉपिक है जिसपे क्या होता है, अक्सर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, वो क्वेश्चन क्या है, वास्तविक गहराई और स्पष्ट गहराई। देखिए क्या होता है, समझा रहा हूं। ये मान लीजिए कोई नदी है, ठीक, इसमें पानी है पूरा, कोई सिक्के की कॉइन, एक सिक्का है, वो कॉइन है। ठीक, अब देखिए सिक्का जो है यहाँ पे है मान लीजिए, तो वो सतह हमको कुछ ऊपर दिखाई देती है, यानी पानी बाहर से देखेंगे हम तो पानी लगेगा कि उतना गहरा नहीं है, लेकिन जब उसमें जाते तो पता चलता है कि वाकई में ये गहराई में है। ठीक है, तो ऐसे ही जो सिक्का है, सिक्का हमको दिखेगा कि बहुत ज्यादा गहराई में नहीं है, ठीक, लेकिन जब उसमें जाके देखेंगे तो एक्चुअल में वो गहराई में होता है। ऐसा होता क्यों है, देखिए ये मान लीजिए कोई सिक्का है, एक लाइट ऐसे आई सीधे चली गई 90 डिग्री पे, ठीक, और दूसरी लाइट क्या कर रही है, किसी कोण पे जा रही है, यहाँ पे जैसे ही आएगी, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाटर क्या है, यानी पानी सघन माध्यम होता है, और इधर वायु है, वायु विरल माध्यम होगी। तो मैं आपको बता चुका हूं, जब भी प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे तो अभिलंब से दूर हटती हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या करेगी, अभिलंब से दूर हटेंगे, यानी कुछ इस तरीके से ये इसका अपवर्तन हो जाएगा। ठीक, अब मैं पीछे अगर इसको मिलाऊं तो यहाँ पे इसको, इस वाली रे को कट करिए, दो जगह जहाँ किरणें कट करती हैं पवर्तन या परावर्तन के पश्चात, वहां पे प्रतिबिंब बनता है, तो इसका प्रतिबिंब हमको उठा हुआ यहाँ पे दिखाई देगा, यानी लगेगा कि सिक्का गहराई में नहीं है, ऊपर ही है थोड़ा सा। ठीक, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, अभी हम लगाएंगे इसको।
पहले देखिए, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो किस फॉर्मूले से लगेगा? ये क्या है? अपवर्तनांक है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होगा? वास्तविक गहराई, यानी ये कितना वास्तव में कितना गहरा है, ये क्या हो जाएगी? इसकी वास्तविक गहराई। ठीक, और ये जो है ये स्पष्ट गहराई है, यानी यहां से हमको लगेगा कि इतना ऊपर है, जो देखने पे लगेगा वो स्पष्ट गहराई होती है, और वास्तव में जितना गहरा होगा उसको वास्तविक गहराई। तो उसका फॉर्मूला है, ऊपर वास्तविक गहराई लिखते हैं, नीचे स्पष्ट गहराई। ठीक, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। ठीक, कोई तालाब है, उस तालाब की जो वास्तविक गहराई है वो 20 मीटर है। वास्तविक गहराई यानी हकीकत वाली जो गहराई है वो 20 मीटर है। तो तालाब कितना गहरा दिखाई देगा? ठीक है, अब जितना गहरा होता है उतना गहरा दिखाई नहीं देता, हमको लगेगा कि थोड़ा सा कम ही गहरा है, तो उसी को बताना है कि कितना गहरा हमको दिखेगा, वास्तव में वो 20 मीटर है। तो देखिए कैसे लगाते हैं, फार्मूला है A/W = वास्तविक गहराई। वास्तविक गहराई क्या है इसकी? पहले लिखते हैं वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बटे स्पष्ट गहराई। अब अपवर्तनांक दिया है 4/3 = वास्तविक गहराई कितनी दी है? 20 मीटर। हमको निकालना क्या है? स्पष्ट गहराई, स्पष्ट गहराई। ठीक, अब देखिए स्पष्ट गहराई उधर जाएगी, स्पष्ट गहराई, ये 3 ऊपर आएगा 20 के साथ, और ये 4 नीचे चला जाएगा। ठीक, ये 4 इसको कट करेगा 5 बार में, 5 में 15 मीटर। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या होगा? 15 मीटर गहरा हमको तालाब दिखेगा। ठीक, यानी 5 मीटर उससे लगेगा कि कम ही गहरा है, हकीकत में उसकी गहराई कितनी होगी? 20 मीटर होगी, लेकिन हमको लगेगा कि वो 15 ही मीटर गहरा है। ठीक, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, और हर टॉपिक पे मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, इसके बाद क्वेश्चन वाली ही वीडियो आएगी, इसमें सारे क्वेश्चन आंसर होंगे। तो आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हमको पढ़ना है लेंस। लेंस क्या होता है? जैसे कोई आदमी जब चश्मा लगाता है तो उस चश्मे में क्या लगा होता है? जो शीशा लगा होता है ना, उसी को लेंस बोलते हैं। ठीक है, अब वो लेंस जो होता है कई तरीके का हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहले देख लीजिए, लेंस क्या है? 2 पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, लेंस कहलाता है। ठीक, यानी इसमें क्या होगा? एक पारदर्शी पृष्ठ होगा। ठीक है, जैसे कांच, शीशाई जो है उसी को लेंस बोलते हैं। शीशे से आप देखेंगे जो चश्मा लगाते हैं वो कई तरीके का होता है, या तो ऐसा होगा, ठीक, या तो ऐसा होगा, इस टाइप का हो सकता है, या तो फिर ऐसा होगा, या तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर कुछ, हाँ, इस टाइप का होता है। ठीक, तो ये सारे क्या है? ये लेंस है, इसी को लेंस बोलते हैं। ये शीशे का होता है, यानी कांच का होता है। ठीक है, तो हमको इसमें पढ़ना है, ये इसको बोलते हैं उत्तल और इसको अवतल। ठीक है, तो इसकी बनावट देखते हैं, ये बनता कैसे है। जैसे मान लो मैं एक छोटा सा कांच का गोला ले रहा हूँ। ठीक, अब इसको यहां से मैं कट कर दिया, यहां से भी कट कर दिया, तो दोनों जो कटा हुआ पार्ट है, देखो दोनों, इसका कटा हुआ पार्ट ये और इसका कटा हुआ पार्ट ये, दोनों को मैं ऐसे मिलाऊंगा तो ये कुछ इस टाइप का शेप बन जाएगा, इस टाइप का बनेगा ना, इसी को बोलते हैं उत्तल लेंस। ठीक, और देखो इधर से इसको कट किया, इधर से इसको कट किया, अब जो दोनों पार्ट है इसको घुमा के ऐसे लगाऊंगा, ऐसे घुमा के, तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, इसको बोलते हैं अवतल लेंस। ठीक, तो ये होती है लेंस की बनावट। हमको यही दोनों लेंस पढ़ना है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब पहचानने का तरीका क्या है? इसका उत्तल लेंस जो होगा वो बीच में मोटा होगा, किनारे किनारे पे पतला होगा। अवतल लेंस बीच में पतला होगा, किनारे किनारे पे मोटा होगा। ये पहचानने का तरीका है इसको। ठीक, तो देख लीजिए, तो बच्चों जैसे दर्पण में हमने किरण आरेख बनाना सीखा था, यानी प्रतिबिंब कहाँ का बनेगा, कुछ कुछ स्थितियां थी, वैसे ही लेंस में भी है। लेंस में देखिए सबसे पहले उत्तल लेंस में 6 पोजीशन इसमें भी होती है, जैसे उसमें अवतल दर्पण में 6 पोजीशन थी, ऐसे इसमें उत्तल लेंस में 6 पोजीशन होंगी। तो 2 पोजीशन पहले पे है वस्तु अनंत पर, और दूसरे में 2f से दूर। देखिए सबसे पहले ये लेंस है, उत्तल लेंस है। ठीक है, ये f1,
ये F2 और F1 की दुगुनी दूरी पे 2F1, ये F2 की दुगुनी दूरी पे 2F2। तो वस्तु जो है पहली कंडीशन में अनंत पर है, इनफाइनाइट पे है। तो इनफाइनाइट पे आपको पहले ही से पता है कि लाइट जो होती है मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के समांतर लाइट आई और फोकस से चली जाएंगी दोनों। ये वाली देखिए आई फोकस से चली गई, ये वाली भी आई फोकस से चली गई, यहीं पे एक दूसरे को कट की। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे ही बन रहा है, F2 पे बन रहा है, ठीक है। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रकृति देखिए पहली कंडीशन तो ये दर्पण लेंस के उस साइड बना है यानी पॉजिटिव है, उस साइड पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव, ठीक। उस साइड बना है तो क्या है, ये आभासी है, आभासी, ठीक। दूसरा बिंदु आकार का है, बिंदु आकार का, हाँ बस यही दोनों रहने देते हैं, ठीक। आभासी है, बिंदु आकार का है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, वस्तु को 2F से दूर, 2F है, 2F से दूर रखेंगे तो एक किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर आई और फोकस से होकर चली गई। दूसरी यहाँ पे P है, ध्रुव से जैसे आएगी वैसे ही एकदम सीधे निकल जाएगी बिना विचलित हुए। देखिए ऐसे जा रही है, यहाँ भी एकदम ठीक ऐसे ही निकल गई। ये दोनों यहाँ पे कट कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या है इसमें, ये भी क्या है उधर बना है यानी आभासी है। दूसरा वस्तु से छोटे आकार का बना है, वस्तु से छोटा बना है। तीसरा उल्टा बना है, ठीक। तो ये है दोनों स्थिति। देखिए बेटा इसके बाद वस्तु कहाँ पे है, ये वस्तु 2F पर है, 2F1 पर, और ये वाली क्या है 2F1 और F1 के बीच। अब देखिए यहाँ पे जब वस्तु को रखेंगे, ठीक, तो वही फार्मूला है, पहले मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और कहां से, फोकस से निकल जाएगी, ठीक। दूसरी ध्रुव से जिस एंगल पे जाएगी एकदम ठीक वैसे ही आगे निकल जाएगी। तो ये यहाँ पे देखिए कट कर रही है तो ये प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब जितना बड़ा है, वस्तु जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है, ठीक, बना है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पहला तो आभासी बनेगा, आभासी क्योंकि उस तरफ है दर्पण के। दूसरा समान आकार का, ठीक। तीसरा उल्टा बना है, देखिए वस्तु सीधी रखी थी प्रतिबिंब उल्टा बना है, ठीक। इसके बाद की कंडीशन क्या है, 2F1 और F1 के बीच में जब रखेंगे तो क्या होगा, देखिए पहली जो रे है वो क्या है, जो समांतर आएगी वो फोकस से चली जाएगी, ठीक। दूसरी क्या है, ध्रुव से आएगी और वैसे ही सीधे निकल जाएगी, यहाँ पे सीधे वैसे ही चली गई। तो ये एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही है तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। अब देखिए इसमें जो प्रतिबिंब बना है सबसे पहले उस साइड है तो आभासी है। दूसरा वस्तु इतनी बड़ी है प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है यानी वस्तु से बड़ा बना है, ठीक। तीसरा है आपका आभासी है, वस्तु से बड़ा है, उल्टा है, देखिए वस्तु सीधी है प्रतिबिंब उल्टा है, ठीक। इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए बेटा इसके बाद वस्तु कहां पे होगी, F1 पे होगी, ठीक। तो देखिए F1 पे वस्तु को रखे हैं, ठीक। तो पहली जो रे है वो तो हमको पता है मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और फोकस से चली जाएगी, ठीक। दूसरी ध्रुव से जाएगी और जिस एंगल पे जाएगी वैसे ही निकल जाएगी सीधे। तो अब ये देखिए ये आपस में कहीं मिलेंगी, ये कहीं नहीं मिलेंगी, ये अनंत तक ऐसे ही जाती चली जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, ठीक। दूसरा अब अनंत पे बनेगा तो उल्टा बनेगा, नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक, और उधर ही बन रहा है तो आभासी भी है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, वस्तु को हम क्या रखे हैं, F1 और P के बीच में रखे हैं। देखिए यहाँ पे वस्तु है तो पहली रे आई वो फोकस से चली गई, ये समांतर आई मुख्य अक्ष के समांतर आई और ये फोकस से चली गई, ठीक। दूसरी देखिए क्या है, दर्पण के ध्रुव से आई है और वैसे ही निकल गई है। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, ये आगे बढ़ेंगे तो आगे ऐसे ही फैलती चली जाएंगी, ठीक, आगे कहीं ना मिलेंगे। तो इसको मैं पकड़ के पीछे खींचा, जब पीछे खींचूंगा तो ये ऐसे यहाँ पे आएगी और ये वाली यहाँ पे कट करेगी, दोनों यहाँ पे कट कर देंगे। तो यहाँ पे कट हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक। अब देखिए ये जो प्रतिबिंब है इस साइड बना है यानी वास्तविक है, ठीक। दूसरी चीज वस्तु से देखिए बड़ा है। तीसरा वस्तु सीधी प्रतिबिंब भी सीधा है, ठीक। तो ये 6 पोजीशन होती है। अब मैं इसको बना के भी दिखा दूंगा कॉपी पे स्केल से, क्योंकि ऐसे खूब सही बन नहीं रहा है तो मैं कॉपी बना के अपलोड करूंगा, शॉर्ट्स बना के अपलोड करूंगा, आप लोग चाहिएगा तो देख लीजिएगा उसको, ठीक है। इसके बाद उत्तल लेंस में आप देखेंगे, हाँ तो बेटा देख लीजिए, जब अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसमें दो ही कंडीशन होती हैं। पहली तो आप अनंत पे रखेंगे, दूसरी 2F1 और F1 के बीच में। देखिए 2F1 और F1 के बीच में, तो पहले देखिए अनंत पे बनेगी तो कैसे,
अब देखिए जो अवतल लेंस होता है ना, इसका काम होता है ये किरणों को फैला देता है। उत्तल लेंस का काम क्या था, किरणों को एक तरफ मोड़ता है, ठीक है, लेकिन अवतल लेंस फैलाएगा उसको। अब देखिए इसमें अनंत पे जो वस्तु है उससे प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, ऐसे निकलेंगे, लेकिन जब पीछे हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से जाएंगे। ठीक, ऐसे ये वाली भी है, ये ऐसे निकल गई, अब इसको मैंने पीछे बढ़ाया तो ये यहाँ पे कट गई। ठीक, यहाँ पे आके मिलेंगे दोनों। ठीक, तो इसी पे प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, और इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, सबसे पहले बिंदु आकार का है। ठीक, दर्पण के इस तरफ है तो वास्तविक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वस्तु को हम कहाँ रखे हैं, 2f1 और f1 के बीच में। अब देखिए वस्तु यहाँ पे है, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, ऐसे निकल गई, लेकिन पीछे मुड़ाएंगे, इसको घुमाएं बढ़ाएंगे आगे तो ये लगेगा कि फोकस से जा रही है। ठीक, दूसरी तो है दर्पण के जो पोल से जाएगी, ध्रुव से जाएगी, वो क्या होगा, जैसे जाएगी वैसे सीधे निकल जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट किए हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया। ठीक, अब इसकी प्रकृति कैसी है, वस्तु से छोटा है और इस साइड है वास्तविक है। ठीक, वास्तविक है, वस्तु से छोटा है और सीधा भी है। तो ये रे डायग्राम है। अगर आपको बोर्ड पे नहीं समझ में आया तो मैं कॉपी बना के दिखाऊंगा, अपलोड करूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। तो बच्चों अब हमको पढ़ना है लेंस सूत्र और आवर्धन। देखिए बेटा, जैसे दर्पण में हुआ था लेंस का सूत्र, वैसे ही इसमें भी है, बस दर्पण में यहाँ पे प्लस था, इसमें माइनस होगा। ठीक है, और ये भी जैसे दर्पण में आवर्धन किसको बोलते थे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते थे। देखिए I by O, बस इसमें लेंस दर्पण में क्या था, यहाँ पे माइनस रहता था। ठीक, इसमें माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो आवर्धन किसको बोलते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। इसको I by O से भी कर सकते हैं और ये भी हो सकता है, I by O यही है, V upon U। ठीक, और लेंस का सूत्र ये है 1/f = 1/v माइनस 1/u। और F तो पता ही होगा आपको क्या है, F फोकस दूरी है। ठीक, V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक, U क्या है, वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी। और इसमें प्लस माइनस निशान, वस्तु माइनस में, प्रतिबिंब कब प्लस में, तो जैसे दर्पण में मैं बताया था वैसे ही सेम लेंस में भी होगी सारी चीजें। ठीक, अब जिन्होंने वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके देख ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस सारे चैप्टर के जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन आंसर, जितनी एक्सरसाइज है सब मैं करवाऊंगा, वो भी अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। तो बच्चों फाइनली अब ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो टॉपिक का नाम है लेंस क्षमता, यानी लेंस की जो क्षमता है वो किस चीज को लेंस की क्षमता बोलते हैं। जैसे आप देखे होंगे जो चश्मा होता है, कहते हैं ना कि चश्मे में इतना पावर है, 1.5 है, 0.25 है, तो वो एक तरीके से लेंस की हम क्षमता ही पूछते हैं। ठीक है, तो लेंस क्षमता होती क्या है, लेंस क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता बोलते हैं। यानी जितनी फोकस दूरी होगी उसको नीचे लगा दीजिए, 1 के नीचे लगा दीजिए, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी पावर हो जाएगी, उसकी क्षमता हो जाएगी। ठीक, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता बोलते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी यूनिट होती है डायोप्टर, इसे D से दिखाते हैं। ठीक, D डायोप्टर। ठीक, तो लेंस की क्षमता यानी पावर क्या होती है, फोकस दूरी का रेसिप्रोकल, यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम हम जब लेंगे तो क्या हो जाएगी, लेंस की पावर हो जाएगी। ठीक, तो चैप्टर खत्म हो गया है। अब आपको एक्सरसाइज सारी मैं करवा दूंगा, हो सकता है कल मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर लूँ, तो आप लोग अच्छी से पढ़िए, नोट्स को बना लिए होंगे। तो चलते हैं।